या हाय एवरीवन, टुडे वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो, है ना। इससे पहले 2017 का हमने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया। सीएपीएफ का पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। दिस पीवाईक्यू इज़ फॉर मेनली फॉर पॉलिटी राइट नाउ, है ना। इसके बाद मैंने बताया था आपको, आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है पहले आप उसको देख लीजिए। 2017 के जितना पॉलिटी का पीवाईक्यू है उसमें डिटेल एनालिसिस हमने उसका किया हुआ है। दिस इज़ फॉर 2018 राइट, 2018 का बेसिकली है। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 2017 से लेकर 2023 तक के बेसिकली जो पेपर्स हैं हमारे, है ना, सारे ही एग्ज़ाम, सारे सारे ही सब्जेक्ट के, है ना। दिस इज़ फॉर पॉलिटी। एंड इसके बाद हम जियोग्राफी के लिए भी करेंगे, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के लिए भी करेंगे, हिस्ट्री भी इसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ऑल थ्री हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो दिस इज़ मेनली फॉर राइट नाउ, दिस इज़ मेनली फॉर पॉलिटी, है ना। 2017 का हम लोग कर चुके थे, 2018 का बेसिकली एनालिसिस है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, राइट। तो उसी तरीके से हम अभी भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग ही इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज रहे हैं, है ना। एक्सेप्ट दोज 12 मेंबर्स, वो जो 12 मेंबर्स है ना, कौन, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर रहे हैं, है ना, जो नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे हैं, जो किसके थ्रू आ रहे हैं, नॉमिनेशन के थ्रू बेसिकली आ रहे हैं। उनके अलावा जो सारे ही मेंबर हैं राज्यसभा के, वो कौन इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर ही इलेक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर टू द राज्यसभा, राइट। ये हो गया पहला। और जो 12 मेंबर है कौन नॉमिनेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप कि इनको कौन मेंबर नॉमिनेट करता है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, है ना। पहली बात तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल ठीक है, राइट। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन दैट कंसर्न स्टेट। नहीं नहीं नहीं, ये कंसर्न स्टेट का तो क्लॉज है ही नहीं, है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में कंसर्न स्टेट का मतलब होता है उसी स्टेट से बेसिकली बिलोंग करना चाहिए, उसी स्टेट का उनका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल स्टैंड्स फॉर स्थायी निवास, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, परमानेंट रेजिडेंशिप, राइट, नॉट सिटीजनशिप। डोंट कंफ्यूज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विद सिटीजनशिप, राइट। तो ये डोमिसाइल का मतलब होता है रेजिडेंशिप, की परमानेंटली उसी देश, उसी उसी स्टेट का, उसी राज्य का वो स्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसा कुछ क्लॉज है क्या? नहीं है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन आता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो सी वाला ऑप्शन होता है हमारा, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो वो वाला इसमें हमारा हो जाएगा, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सो दिस वॉज फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेनली है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ये मेनली हमारे किससे है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। बट इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया है क्योंकि पॉलिटी में भी हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस वाला हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है ना। मैंने वहाँ पे उस वजह से इसको यहाँ पर रख दिया है, उस कंसर्न की वजह से इसको यहाँ पर रख दिया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल में इसको एनालाइज कर लेंगे, है ना। बट इसको यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं, राइट, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा। ओके, बोल रहा है स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ हमको दे रखा है। क्या बोल रहा है, द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15th of August 1947 हेरल्डिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लास्ट जी थे हमारे, गवर्नर जनरल थे या वॉइस रॉय इनको बोल लो, तो ये लास्ट थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कुछ करा, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पावर में वो रिस्पॉन्सिबल थे, बिल्कुल थे, ठीक है। हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स थे, ठीक, तो उनको पावर हैंड ओवर जो की थी वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही की थी, बिकॉज ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर द टाइम बिंग वही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले स्टेटमेंट पर आते हैं। महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट, महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फेस्टिव्स ऑफ द इन द कैपिटल ऑन 15th of August 1947, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी वॉज समवेयर इन बंगाल, राइट। उस टाइम पे महात्मा गांधी को समवेयर वॉज इन बंगाल, क्योंकि उनको एक तो पार्टीशन की वजह से बहुत दुख था, है ना। तो वो सारी एक कंप्लीट स्टोरी है। एंड उसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो मतलब मन है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज एग्जाम के पर्पज से आपको स्पेसिफिकली उसमें घुस जाना है तो ऐसा नहीं है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ही वॉज नॉट हेयर, है ना। कैपिटल सिटी में नहीं थे, दिल्ली में बेसिकली नहीं थे, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, है ना, जहाँ पे पूरा फेस्टिव लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी वॉज नॉट देयर, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन में प्रेजेंट नहीं थे महात्मा गांधी, ही वॉज समवेयर इन बंगाल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट अल्टीमेटली हमारी करेक्ट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ हमको घुसना नहीं है, हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी, एकदम सिंपल स्टेटमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट। इस बात का ध्यान रखिएगा आप,
एसोसिएट स्टेट, ठीक, हमसे जुड़ रहा है, ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो सिक्किम है वो एसोसिएट स्टेट का दर्जा पा गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि लगभग सारे ही अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, बट जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको छोड़ने में नहीं है। अब आप कैसे उनको निकालेंगे, तो इसी तरीके से निकालेंगे, PYQ से ही निकालेंगे उन सारे अमेंडमेंट्स को, कि कौन सा अमेंडमेंट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन सा अमेंडमेंट हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये जो अमेंडमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे ना, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन यूनियन में जोड़ने की बात नहीं की गई थी, बट जो वहाँ का राजा था, जो वहाँ का उस टाइम पे जो वहाँ का मोनार्क हुआ करता था, चोग्याल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो उसके साथ ऐसे कुछ बातचीत कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कुछ प्रोविज़न बना दिए हैं, ठीक है ना, शेड्यूल 2A ऐसा कुछ हमने डाल दिया उसमें, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसको बाद में हमने कैंसिल आउट कर दिया, सो दिस वॉज नॉट द आंसर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बेसिकली रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है ना। उससे हमने सिक्किम को अपना इंडियन यूनियन में जोड़ दिया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इट बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, है ना। सिक्किम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सिक्किम, ध्यान रखिएगा, हमारे आर्टिकल 371 अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट्स, आर्टिकल 371F के अंदर बेसिकली इसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, या इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे देश में किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं, है ना। आर्टिकल 371 पार्ट 21 के अंदर आता है ना। तो आर्टिकल 371 मैंने बोला F, इसका मतलब है उसके पहले या इसके बाद भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल है। पार्ट 21 के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स, इसके बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल 371 से शुरू होता है एंड आर्टिकल 371J तक के स्टेट्स इसमें रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, इतने स्टेट्स के लिए इसमें प्रोविजंस हैं, है ना, लगभग 12 स्टेट हैं। तो 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं अंडर पार्ट 21, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सिक्किम आता है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 371F, राइट। इतना ही आपको जानना है सिक्किम के बारे में, है ना। इसके अलावा ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप डेमोग्राफी इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना, कहाँ पे बेसिकली लाई कर रहा है। तो सिक्किम बिकम्स अ स्टेट जो बेसिकली तुम्हारा इस तरीके से है ना। तो ये जैसे ये नेपाल, दिस इज फॉर द नेपाल, एंड ये बेसिकली हमारा पोर्शन जाता है, दिस वॉर सिक्किम, है ना। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इट शेयर्स इज बाउंड्री विद नेपाल एज वेल, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद दैट भूटान एज वेल, है ना। आप इसको एक बार देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि दो इंटरनेशनल बाउंड्री और इधर एक तीसरी इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना, तो इट बिकम्स दैट स्टेट जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आप इसके ज्योग्राफी में भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। और इधर हमारे बंगाल से बेसिकली वो शेयर करता है ना। तो ये खाली हमारे पास एक रूट है। तो सिक्किम के बारे में इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, आप स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को टैग कर दीजिएगा या उस क्वेश्चन के बारे में मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग टेकअप कर लेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट एसोसिएटेड विद द प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए, प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कोलेजियम सिस्टम इन द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द हायर जजेस, ठीक। बोला ऐसा कौन सा केस है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सर्वोच्च और कोलेजियम सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, या ऐसा कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हायर जुडिशरी। अभी हायर जुडिशरी की अगर बेसिकली बात करें तो इट इज़ मेनली टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, राइट। थोड़ा बहुत हाई कोर्ट का भी हम इसमें डाल देंगे, राइट, बट इट इज़ मेनली टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में किस केस से, किस जजमेंट के बाद कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक है ना। तो कौन से जजमेंट के बाद इसको अपॉइंटमेंट करा गया, सॉरी इसको इंट्रोड्यूस करा गया। देखिए इसमें से कुछ जो केस है ना वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगेन वो इस साल भी आ गए हैं, है ना। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर उन्हीं सब चीज़ों को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। पहले जो देखिए केशवनाथ भारती केस मैंने बताया था 1973 में इसका जजमेंट आया हुआ है,
राइट। केशव भारती केस का 1973 में जजमेंट आया हुआ है। केशव भारती केस किससे रिलेटेड था? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। क्या ये कोलिजियम सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें तो हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली इसमें हमने पढ़ी थी, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। ठीक है ना, दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, एस आर बोमे केस। एस आर बोमे केस बहुत हमारा इंपॉर्टेंट केस है, या बहुत बेसिकली हमारा जाने माने वाला केस है ना, बार बार बेसिकली आया था। तो इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 356, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसके तहत आप डिसमिस नहीं कर सकते बार बार, है ना। डिसमिसल ऑफ स्टेट, स्टेट जो लेजिस्लेचर है या स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको बार बार आप जो है डिसमिस कर दे रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द केस, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। तो ये उससे रिलेटेड है कि आर्बिट्रेरी डिसमिसल जो हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का, उस टाइम पे हो रहा था, है ना, उससे रिलेटेड केस है। तो एस आर बोमे केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ बोला कि आर्टिकल 356 लगा के आप स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट मेक्स द पार्ट ऑफ दैट, स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसकी वजह से आप फेडरलिज्म के भाई फंडामेंटल्स को आप हिला दे रहे हैं, है ना। तो दिस शुड नॉट बी द केस, ऐसा कुछ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एस आर बोमे केस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। उसके बाद जो बचता है दैट इज़ द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस हमारा 1970s का बेसिकली केस है। ठीक है। अच्छा, एस आर बोमे केस की डेट, ईयर आपको ध्यान रखना है, 1988 का बेसिकली केस है। ठीक है ना। ईयर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयर ना हमारे रेफरेंस पॉइंट बेसिकली बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अगर ईयर याद है और वो सिचुएशन याद है, ठीक है ना, ईयर याद है और सिचुएशन याद है, तो हमको ये, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि कोलिजियम सिस्टम हमारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार कोलिजियम का नाम कब सुन रहे हैं हम लोग जुडिशरी के अंदर, अगर इतना बस आपको याद है तो आप ईयर से भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 1970s में नहीं सुन रहे हैं, 1973 में नहीं सुन रहे हैं, 88 में नहीं सुन रहे हैं, लगभग उसके आसपास कभी ना कभी सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है, तो ध्यान रखिए। मेनका गांधी केस वॉज रिलेटेड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंदर इसको बेसिकली जोड़ दिया बाद में, है ना। तो आर्टिकल 21 का जो परव्यू था उसको बड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर मेनका गांधी केस। ठीक है ना, 1970। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी उसके अंदर क्या कर दिया, जोड़ दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट। इस बात का ध्यान रखिए। इससे पहले जो हमारे देश में चल रहा था, दैट वाज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, विधि के द्वारा स्थापित शासन। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आर्टिकल 21 के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा, प्लस हमारे देश में आर्टिकल 21 का जो परव्यू है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका जो परव्यू है, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, बेसिकली उसको बढ़ा दिया, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना ही ध्यान रखना है मेनका गांधी केस में, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट केस जो बचा हमारा, दैट इज एस पी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द केस जहां पर बेसिकली ये हुआ था कि हाँ, जो जजमेंट दिया गया था कि कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो, ठीक, जिसके अंदर तुम्हारे जुडिशरी के ही मेंबर होंगे एंड वही डिसाइड करेंगे कि कौन अपॉइंट होगा एज अ जज इन द हायर जुडिशरी, किसका ट्रांसफर किस जगह पर होगा। तो ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस बात का ये सारे मामले चलते हैं उसमें। तो कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था आफ्टर एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। देखिए, अभी तक हमारे देश में ना 3 जज केस हुए हैं, ठीक है ना। इन तीनों जज केसेस को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जज केस जो एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, दिस इज द फर्स्ट जज केस, राइट। जो फर्स्ट जज केस है, जेसी लिख रहा हूँ उसको मैं, फर्स्ट जजेस केस है दैट केम इन 1981, पहली बात, ठीक है ना। जो हमारा सेकेंड जज केस है, ठीक है ना, जो हमारा सेकेंड जज केस है दैट केम इन 1993, सेकेंडली। थर्ड जज केस, 3 जजेस केस हुए हैं, वो आया था हमारा 1998 में। इन तीनों के डेट आपको तो याद रखनी ही है, बट इसके अलावा जो आपको करना है वो ये करना है कि तीनों जजेस केस में किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। इसको स्टार मार्क आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल वीडियो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, तो थर्ड जज केस, सेकंड जज केस, फर्स्ट जज केस, एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किस केस में ऐसा बोल दिया था कि कोलेजियम में जो है देयर इज़ नो नीड दैट कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बेसिकली उसका पार्ट बने ही बने। तो ऐसा कुछ बेसिकली कुछ हमने देखना है कि कौन से जज केस में ऐसे जजमेंट्स हमारे आ रहे हैं, है ना। बट आपको अपने एंड से क्या करना है फॉर द टाइम बिंग, फर्स्ट जज केस, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को आपको लाइन वाइज एक बार पढ़ना है, उनका इन्फ्रेंसेस निकालने हैं और उनको एक बार समझना है अच्छे से, राइट। तो एस पी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो केस था उसमें कोलिजियम सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस वाज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट जज केस 1981,
राइट। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। राइट, अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन, स्पीकर इन लोकसभा, ये तो आपको पता ही होगा, स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा, राइट, ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दिस ऑल्सो स्टैंड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ये हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं, ये हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होते हैं, ठीक है ना, बात सेम है। बोल रहे इनके जो पावर है, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इनकी जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली स्ट्रेंथन कर दिया गया था, ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर्स में या तुम्हारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे देश के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो स्पीकर का रोल है नहीं, पहला एलिमिनेट, ठीक। 42nd एंड 44th में हमें कहीं ऐसा नहीं दिखता कि स्पीकर की पावर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो इसको तो पहले हटा दो आप, राइट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18 से 21 से 18 कर रहे हैं वोटिंग एज को, बिल्कुल नहीं हो सकता, स्पीकर का रोल नहीं है। बचा कौन, एंटी डिफेक्शन, राइट। आपको ही पता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लगता है, अगर आपके एंटी डिफेक्शन के बेसिकली केसेस आते हैं, ठीक, उनको कौन डिसाइड करता है, दोज आर डिसाइडेड बाय स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस, इस बात को आप समझिए, ठीक है ना। तो इनकी पावर को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर लिया गया। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्पीकर और जो चेयरमैन है, इनको तो बाद में हम पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, इनको जब हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ पे लिखा भी है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है ना, इससे इसको इंट्रोड्यूस करा गया, पहली बात। दूसरी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ, कौन से शेड्यूल में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से शेड्यूल में मिलता है, 10th शेड्यूल के अंदर बेसिकली मिलता है। थर्डली 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इससे एक एक्सेप्शन ऐड करा गया इसमें, ठीक है, और वो एक्सेप्शन ये है कि स्प्लिट अगर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, स्प्लिट अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, सो दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द डिफेक्शन, ध्यान रखिएगा। बट मर्जर अगर होता है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिफेक्शन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो मर्जर होगा, स्प्लिट अगर होगा तो बेसिकली दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिफेक्शन, उसमें डिफेक्शन नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर मर्जर होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो उसमें हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। आप ध्यान रखिए, डिफेक्शन के बारे में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है ना। लेकिन स्पीकर और चेयरमैन की पावर को, ठीक है ना, तो उनके ज्यूरिसडिक्शन को, उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में इतना ही है। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक चीज़ आपको और जाननी है कि किन किन केसेस में, ये तो मैंने एक एक्सेप्शन वाला केस आपको बता दिया, लेकिन केसेस आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। केसेस आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बताने बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस बचते हैं। केसेस को एक बार आप गो थ्रू कीजिए, अपने एंड से गो थ्रू कीजिए कि किन किन केसेस में, किन किन कंडीशंस में बेसिकली हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है ना। तो आप अपने एंड से उसको क्लियर कीजिए, राइट। बट केसेस आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि केसेस डायरेक्टली पूछ लेता है। सीएसई में बेसिकली बहुत बार इसमें केसेस पूछे हुए हैं, ठीक है, कौन से जो टर्म्स में या कौन से कंडीशन पर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है कि अगर स्प्लिट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है ना, सो दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एंटी डिफेक्शन, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 73 था हमारे एग्जाम में, तो है ना, हमारे पेपर में 73 था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 73। अब ये ना हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनसे ये बेसिकली क्वेश्चन है। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है ना, और कोई इसका चारा नहीं है, और कोई इसका जो है वो नहीं है ना, कोई रिप्लेसमेंट इसका बेसिकली नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपको बेसिकली पढ़नी ही पड़ेंगी, यू हैव टू, राइट, गो थ्रू आपको करना ही पड़ेगा इसको। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बार पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छे से देखें, ठीक है, लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री कमेटी आप बहुत अच्छे से उसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो सारी उसमें लिख के दे रही है हमें, है ना। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर। देखिए क्या बोल रहा है, नो मेंबर। नो को आप, मैं बोल रहा था लास्ट वीडियो में भी हमने इस चीज़ को कंक्लूड किया हुआ था, राइट, कि कोई भी मेंबर नहीं होता, नो मेंबर्स,
राइट, फ्रॉम राज्यसभा। बोला किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई मेंबर होता ही नहीं है राज्यसभा से। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोनों ही आएंगे, राइट, तो ये तो हो नहीं सकता। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड ऑन फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, बिल्कुल नहीं, उसमें तो राज्यसभा के मेंबर होने ज़रूरी हैं, राइट। तीसरा हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, दैट इज़ द एस्टिमेट कमेटी, ठीक है ना। एस्टिमेट कमेटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राइट। अब ये मैंने कैसे किया, ये बेसिकली कमिटीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें तो आपको रोड लर्निंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। इस पर आपको रोड लर्निंग करनी ही पड़ेगी, आपको जो है इसको रट्टा मारना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसमें आप जो है एक तरीके से इसको और याद कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में ही पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में ही पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक जगह एक क्वेश्चन में एक एग्जाम में मैंने और ये देखा था, दैट वाज नॉट यूपीएससी एग्जाम, बट हाँ वो एक एग्जाम में था कि कौन सी कमेटी जो है, कौन से कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे करके आप इसको डेसिफर कीजिए, ऐसे करके आप इसको निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से निकालिए, एंड इन कमिटीज़ को आप गो थ्रू कर लीजिए। अब देखिए, जैसे इसमें जितने कमिटीज़ हैं ना, उनको एक बार आप यहीं के यहीं देख के, इन्हीं इसी क्वेश्चन पेपर में देख के आप लक्ष्मीकांत पे चले गए या आप अपने सोर्स पे चले गए, और वहाँ जाके आपने इनको एक बार गो थ्रू कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिए, जैसे राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, लोकसभा के कितने मेंबर, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, और इसका हेड कौन होता है। अदरवाइज देखिए, या तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, या तुम्हारे होम मिनिस्टर होंगे, या स्पीकर होंगे, या स्पीकर जिसको अपॉइंट करता है वो होंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए किससे रिलेटेड है, राइट। तो इस तरीके से आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो आसान हो जाएगा कि पीवाईक्यू से ही मैंने उन सब चीज़ों को उठाया है, और पीवाईक्यू लगाते हुए मेरे फ्यूचर में वो एग्जाम में वो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो इसका बेसिकली आंसर था इस क्वेश्चन का, दैट वाज एस्टिमेट कमेटी, जिसमें कोई मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड द मेंशन इन आर्टिकल 371। बोला इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें आर्टिकल 371 का मेंशन है ही नहीं। अब देखिए, आर्टिकल 371 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, दिस इज द सेम क्वेश्चन इन दैट सेम ईयर, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सेम ईयर में क्वेश्चन आ गया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको उस टाइम पे आप सिक्किम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के गए होते, है ना, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाता। नाउ बोले कौन से उसका, पहले तो नोट को मार्क कर लो आप, ठीक है ना, नोट को अंडर वो कर लो, हाईलाइट कर लो। बोला आर्टिकल 371 में किसका मेंशन नहीं है। अब देखिए, अगर आपको पता है तो आप ठीक है, ठीक है, आपको पता है तो गुड, नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है। आर्टिकल 371 पार्ट 21 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, वैसे तो मैं सारे जो निमोनिक्स हैं, जो याद करने के ट्रिक हैं, वो कॉन्सेप्ट में ही इंट्रोड्यूस करूँगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ना आर्टिकल 371 बार बार वो पूछता है। अभी देखिए, मणिपुर में कुछ चीज़ें हमारी हलचल चल रही है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड बेसिकली हम मतलब वहाँ से बेसिकली आर्टिकल 371 में अब उसको भी स्पेशल प्रोविजन हमने देखा है, राइट। तो क्या पता ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट ईयर में आ जाए, ठीक है, या इसी साल बेसिकली आ जाए CAPF में 2024 में। तो इसके ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, राइट। तो देखिए, पहले तो आर्टिकल 371 में आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 371 जो कोर है, ठीक है ना, आर्टिकल 371 जो बेसिकली जैसे इंट्रोड्यूस होता है, तो आर्टिकल 371 के अंदर दो स्टेट हैं, दैट इज़ द महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। ये आप MG करके याद कर लीजिए, या क्या कैसे याद कर लीजिए, MG या GM जो भी आपको ठीक लगे, MG करके इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो ट्रिक है वो ये है, नमन, NAMAN, नमन स्मार्ट, ठीक है, नमन स्मार्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा, नमन स्मार्ट GK, नमन स्मार्ट GK। आप इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद होगा, देखिए एन से अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 371A, एन स्टैंड फॉर नागालैंड, खत्म, ठीक है, नागालैंड। ए 371B, ठीक है ना, ए से क्या हो गया हमारा असम, ए से क्या हो गया हमारा असम। M फिर 371C, C से हो गया, M से हो गया हमारा मणिपुर, अभी बताया ना मणिपुर में हलचल है,
राइट। अभी मणिपुर के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे लोकसभा में बेसिकली बात की गई है ना। तो उस बात का ध्यान रखिएगा आप कि अगर उन्होंने बोला है तो कम से कम तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। ए आता है हमारा आर्टिकल 371 डी के अंदर, ठीक है ना, और डी ए है तो इट स्टैंड फॉर आंध्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आपको आंध्र के बारे में ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश आर्टिकल 371 डी के अंदर आता है, राइट। देन आर्टिकल 371 ई, ई स्टैंड फॉर, अच्छा यहाँ पे जो ई है ना, ई को आप बेसिकली ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है ना, ई को आप ब्लैंक छोड़ेंगे, निमोनिक के अंदर है बट हाँ ये पूरा करना पड़ेगा नमन, तो ई का आप ब्लैंक छोड़ेंगे, ई का बेसिकली कोई रेलेवेंस नहीं है। देन एस, एस कम्स अंडर आर्टिकल 371 ई, ई का एस स्टैंड फॉर दैट सिक्किम, अभी हमने पढ़ा था, राइट, सॉरी, अच्छा देर इज़ अ मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट, दैट इज़ एस एंड इसमें ना क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद स्पेशल प्रोविज़न जब बनाए गए तो आर्टिकल 371 डी एंड आर्टिकल 371 ई दोनों ही आंध्र प्रदेश के लिए हैं, ठीक है ना, दोनों ही आंध्रा के लिए हैं स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर द आंध्रा। आर्टिकल 371 एफ की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ फॉर सिक्किम, ठीक है, अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था सिक्किम, है ना। जी की अगर हम बात करते हैं दिस इज़ फॉर मिज़ोरम, ध्यान रखिएगा आप, दिस इज़ फॉर मिज़ोरम। एच की अगर हम बात करते हैं दिस इज़ फॉर अरुणाचल, ठीक है ना, दिस फॉर अरुणाचल प्रदेश, आर टी को आपको ब्लैंक छोड़ना है। देन जी स्टैंड फॉर दैट इज़ गोवा एंड दिस इज़ आर्टिकल 371 आई, दिस इज़ फॉर गोवा एंड दिस इज़ फॉर आर्टिकल 371 जे एंड लास्टली हमारा जो बचता है दैट इज़ कर्नाटका, ठीक है। सो दिस वॉज द ट्रिक जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया पहली बात, तो ध्यान रखिएगा आप पहले आर्टिकल 371 को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो दैट इज़ एम जी करके आपने पढ़ना है, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371 ए से शुरू करिए, ए स्टैंड फॉर नागालैंड दैट इज़ नमन, NAMAN, एन स्टैंड फॉर द नागालैंड, ए स्टैंड फॉर द असम, एम स्टैंड फॉर द मणिपुर एंड देन अगेन ए स्टैंड फॉर द आंध्रा। उसमें ध्यान रखिएगा आर्टिकल 371 डी एंड आर्टिकल 371 ई बोथ स्टैंड फॉर द आंध्रा, स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर द आंध्रा, एंड एन को हमने छोड़ देना है। देन सिक्किम एस, ठीक है ना, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम है, स्मार्ट करना है ना, एस सिक्किम, एम मिज़ोरम, ए अरुणाचल, आर टी को फिर ब्लैंक छोड़ देना है, देन जी दैट इज़ फॉर द गोवा एंड के फॉर द कर्नाटका, ठीक है। तो ये 12 स्टेट जो हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो बेसिकली बनाए गए हैं फॉर द 12 स्टेट्स, वो आपको एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जब हम कॉन्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आर्टिकल्स को, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा शेड्यूल्स को, ठीक है ना, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा पार्ट्स को या कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरीके से आपको याद करना है, अदरवाइज़ आप करते रहिए उसे, है ना, आपको उम्र थोड़ा बितानी है उसमें, राइट। तो इस तरीके की ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए, इस तरह के निमोनिक्स आप बेसिकली बनाइए अपने नोट्स में, तो जिस वजह से आपको ये आराम से याद हो जाए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोले किस प्रोविज़न या इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जिसमें जो आर्टिकल 371 के अंदर नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे हमने भी किया कर्नाटका दैट इज़ आर्टिकल 371 जे, तो ये तो बिल्कुल होगा, है ना, कर्नाटका आर्टिकल 371 जे के अंदर है तो ये तो बिल्कुल होगा, आर्टिकल 371 के पर्व के अंदर था। अभी बताया एम जी महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, बचा कौन सा, मध्य प्रदेश, खत्म। तो इस ट्रिक से आपका देखिए कितने ईजिली ये क्वेश्चन जो है 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, उनको जानने के लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, राइट। तो उसके लिए आपको इस चैनल को पे बने रहना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द कंडीशन, है ना, दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन, प्री रिक्विजिट है उसके लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, आर्टिकल 371 के बारे में यहाँ पर जो मैंने बताया है दैट इज़ कंप्लीट, याद करने के लिए कंप्लीट है, बट इसके प्रोविजन थोड़ा बहुत आपको देखने हैं अगर आप CSE की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना, या अदरवाइज भी अगर आप बेसिकली CAPF या CDS में भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी उसके प्रोविजंस भी बेसिकली पूछ लेता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के, तो उस बात को आप ध्यान रखते हुए चलें, है ना, वरना याद करने की जो ट्रिक है दैट इज़ इनफ, राइट। तो नमन स्मार्ट करके, नमन स्मार्ट GK ऐसे करके आप याद इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 77 उस साल के पेपर में, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे आप गोला कर लीजिए, मैंने पहले बोला हुआ है नॉट करेक्ट, करेक्ट, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। बोला नॉट एसोसिएटेड विद द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। बोले इनमें से कौन से हमारे गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन बैठेगा, जो रियल एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे, जो रियल
एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे। रियल एग्जीक्यूटिव का मेंबर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर यूनियन होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ यूनियन टेरिटरीज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि CM एंड COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिल्कुल होता है, रियल एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रियल एग्जीक्यूटिव, बच्चे कौन? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, है ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये क्यों होंगे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर जी, है ना, बताइए आप। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सोच समझ के थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है कि हाँ रियल एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली क्वेश्चन ये बेसिकली हो गया था, है ना। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कौन बैठेगा? रियल एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में, है ना, नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें जाननी है। पहली बात नीति आयोग की अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में इतना जान लेते हैं कि हमारा एटलीस्ट पेपर से तो इस वीडियो से लगभग हो जाए, है ना, पेपर के लिए। नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुई थी? नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, ठीक है ना। नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम तो देखो अच्छा है ना, नाम तो अच्छा है, काम की हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। तो अभी इसका 15 ईयर डॉक्यूमेंट आया है, आप उसको एक बार गो थ्रू नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा, गो थ्रू नहीं करना है, बट ऐसा कुछ पूछ लेगा 15 ईयर डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन इंडिया। तो अगर इंडिया का नाम नहीं भी ले रहा तो ध्यान रखिए 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है, या सॉरी 15 ईयर डॉक्यूमेंट जो है वो अभी नीति आयोग ने बेसिकली जारी किया हुआ है। नीति आयोग ने 2015 में रिप्लेस करा हमारे प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन पहले एक बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, लेकिन बहुत पावरफुल बॉडी थी। हमारे देश में जितने सारे 5 ईयर प्लान आए हैं वो इन्हीं की ही देख रेख में आए हैं, इन्हीं की निगरानी में आए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, ठीक। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, दैट वाज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ध्यान रखना है ना। तीसरी बात, चौथा देखिए ये किस अप्रोच को फॉलो करता है? तो बॉटम्स अप अप्रोच को फॉलो करता है कि नीचे से हमको ऊपर की तरफ जाना है ना, बॉटम्स अप अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है ना। टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो नहीं करता, बॉटम्स अप अप्रोच बेसिकली फॉलो करता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चौथी बात ये पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन सी बॉडी है? कुछ बॉडी नहीं है, इट इज़ ओनली अ थिंक टैंक, ठीक है ना, इट्स ओनली अ थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक वो होता है कि खाली सोच रहा है, सोच समझ रहा है और रिकमेंडेशन दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे देश में एनालाइज करता है एक तरीके से, है ना। तो इट्स ओनली अ थिंक टैंक। ध्यान रखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोल देगा तो कुछ नहीं है वो, है ना, इट्स ओनली अ थिंक टैंक, राइट। तो इतना भी अगर हम नीति आयोग के बारे में जानते हैं दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक। इसके अलावा ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यू कैन फॉलो द मल्टीपल सोर्सेज। लक्ष्मीकांत में इसके बारे में एक डिटेल पूरा जो है चैप्टर डेडिकेटेड है इसी के लिए। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है तो लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर लीजिए, उसमें 8-10 पेजेस का पूरा चैप्टर है। तो जितना आपको जानने दैट इज़ नीति आयोग के बारे में आप उतना जान सकते हो उससे। अदरवाइज़ जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से बनाने हैं कि हाँ किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, थोड़ा बहुत फुल फॉर्म आप जान लीजिए, है ना। अगर किसको उसने रिप्लेस करा हुआ है, कौन से अप्रोच फॉलो कर रहा है, क्या उसका स्टेटस है, राइट, ऐसा कुछ है। तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन, है ना। मैं इसको हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। करेक्ट पे आप फिर मैं बोल रहा हूँ मार्क कर लीजिए। क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करा जा रहा है क्या? बताइए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल कब से मूव करने लग गए जी, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर पहले ही हमको मिल गया कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा गलत है, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस करा था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा जो है आज के टाइम पे हमको क्या मिलता है? हमारा मॉडर्न प्रियम्बल देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वहाँ से आप इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा एक बार पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी इसके बारे में हो जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्स एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन इट्स कैपेसिटी ऑफ लॉ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर
फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके अंदर 7 बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे, ठीक है। उसी उन्हीं के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अगेन आई एम सेइंग दैट, बोले लॉ मिनिस्टर की कैपेसिटी में, लॉ मिनिस्टर होते हुए वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बिल्कुल ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि भाई 1948 में, सॉरी 1947 में हमारे देश की आज़ादी के बाद उनको लॉ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया था, राइट। तो उसके बाद वो लॉ मिनिस्टर रहे, ठीक है, लगभग 1955 तक रहे। और 1955 में वो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अब वो क्या है, हिंदू कोड बिल वगैरह क्या है, उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। उसके बाद वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो पहले सेकंड क्वेश्चन, क्या हमारे स्टेटमेंट यहाँ तक ठीक जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखिए, CDS CPF के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बार बार ये को थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम देखिए, हम बात करते हैं तो इसको दिसंबर 13, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार मूव करा गया था। इस बात का ध्यान रखिए, है ना। किसके द्वारा मूव करा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। दिस इज डेट अगेन मैं बोल रहा हूँ, खाली रेफरेंस पॉइंट आपको बताएगा, एग्जैक्टली डेट को कभी पूछेगा नहीं, राइट। तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको मूव कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको डेट याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल है, ठीक है ना। ईयर तो कम से कम आप याद रखिए। इसका जो आज के टाइम में मॉडिफाइड वर्जन मिलता है ना, ठीक है, इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमको मिलता है किसमें? हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल के बारे में प्रियम्बल आपको पढ़ के ही जाना है ना। प्रियम्बल का नेचर क्या है, किस तरीके से हमारे देश को बताता है, ठीक है, सॉरी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है उसको किस तरीके से बताता है, डिफाइन करता है। प्रियम्बल को किस जजमेंट के बाद हमारा इंटीग्रल पार्ट बोल दिया, किस जजमेंट में ऐसा बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो प्रियम्बल उसका मॉडिफाइड वर्जन हमको देखने को मिलता है, ओके। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट करा था 22 जनवरी 1947 को। इसको क्या कर लिया हमने? अडॉप्ट कर लिया कि हाँ यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, अडॉप्शन, कि यही ऑब्जेक्टिव है देश का, ठीक है ना। यही देश का ऑब्जेक्टिव होगा जो फ्यूचर में हम लोग फॉलो करने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर आपको इसको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना है, अगेन आप अपने सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में दिया हुआ है, बहुत डिटेल दिया हुआ है। पढ़ने की ज़रूरत मेरे को तो नहीं लगता कि इतनी घुस के पढ़ने की ज़रूरत इसमें है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जितना पता होना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, उस साल के पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से देखिए जनरल क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है ना। ऐसे घुस घुस के क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, करेक्ट पे आप फिर से मार्क कर लेंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना शुरू करिए, आपको अपना भी मिल जाएगा। इट वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949, ऐसा कुछ है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो टाइम लगा था ना बनने में, वो लगा था 2 years 18 days, सॉरी 2 years 11 months एंड 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना लगा था। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप बस इतना दिमाग लगाइए कि 1946 से दिसंबर से ही, 1946 दिसंबर से ही 1946 दिसंबर में, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो लगभग 3 साल अगर उससे आप लगाएं, ठीक है, 11 महीने के आसपास बेसिकली बन रहा है, 11 महीने 18 दिन के आसपास बन रहा है। तो दिसंबर 1949 में वो जाके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 46 में बनना शुरू हुआ और 49 में जाके कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरी बात, इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी से, ठीक है। सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी तो बाद में बनी थी, उसका रेफरेंस तो यहाँ पर डाल नहीं सकते, बट हाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 1947 में आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन 46 से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टैब्लिशमेंट अगर ईयर आपको याद है उससे आप इसको कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पहली बात। तो पहला क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्कस इन द पब्लिक मीटिंग, कोई पब्लिक मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिस्कशन हो रहा है। द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट, ये तो हमारा फीचर है, लेंथीस्ट डॉक्यूमेंट, एलिफेंटाइन साइज इसको बोला गया है ना।
लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये पब्लिक मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जा रहा। लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है, शॉर्टेस्ट कहाँ से हो गया। अच्छा, बोला इट फुल्ली केम इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड दिसंबर 1949। नहीं, दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन, ये खाली अडॉप्शन का डेट है, कमेंसमेंट का डेट बाद में है, ठीक है। कमेंसमेंट का डेट जो है ना, वो मैंने लास्ट पेपर में जो हमने एनालाइज किया हुआ है, वो मैंने उस दिन डिस्कस किया हुआ था कि क्यों हमने 1950 को ही उसको कमेंस करा। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एग्जिस्टेंस में आया, वो कमेंसमेंट उसका हुआ, ठीक है, लागू हुआ। वो मैं ऊपर बता रखा है, ठीक है, लेकिन उसको एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हम वापस से देखेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें जो है एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको पहला वाला पॉइंट नहीं भी आता, आप नेक्स्ट पे उनको पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन करते हुए ना आप बिल्कुल सारे ही पॉइंट पढ़िए। अब मेरे को तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले उसमें मिल गया, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या करना है, सारी स्टेटमेंट एक बार गो थ्रू करनी ही है। देखिए, अगर उन स्टेटमेंट में जो मोस्ट करेक्ट पूछ लिया, ठीक है ना, मोस्ट करेक्ट जो पूछ लिया, जैसे लास्ट वाले पेपर में 2017 के पेपर में गया था, ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट था, उसमें उसने मोस्ट करेक्ट पूछा हुआ था। तो ध्यान रखिए, स्टेटमेंट आपको पहले सारे ही गो थ्रू करनी, राइट। उसके बाद आप अपने कंक्लूजन पर आइए कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब देखिए, इसमें आप अगर सारे स्टेटमेंट पढ़ते, एलिमिनेट करते जाते, एलिमिनेट करते आपको फर्स्ट वाला अगर नहीं भी पता था तो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता, राइट। तो आपको करना ये है कि सारे स्टेटमेंट एक बार वापस से गो थ्रू करने ही हैं। ओके, अब देखिए, उस साल ये क्वेश्चन जो आया था, ये जो साल क्वेश्चन था, ये इसमें पूछा था कि पैसा, ठीक है, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, ठीक है। तो शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज के किस तरीके से हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, दिस एक्ट इज रिलेटेड टू दैट प्रोविजन। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ठीक है। अब देखिए, ये सारे ही ठीक है ना। तो इस साल उस साल ये हमारे यूपीएससी ने इसको कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप पैसा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखें उसके पॉइंट जो यूपीएससी ठीक भी मानता है ना, कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक्सटेंडेड प्रोविजन है, 73rd अमेंडमेंट का, बिल्कुल ठीक है ना। शेड्यूल एरियाज को पंचायती राज कंट्रोल के अंदर लेकर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर दे रहा है हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को, बिल्कुल ठीक है। ये एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली पावर टू लोकल ट्राइब्स कॉमन रिसोर्सेज के लिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सारे कुछ उसके जो क्वेश्चन, सॉरी, सारे ऑप्शन जो थे उसके ठीक थे। तो उस साल ये हमारे यूपीएससी ने कैंसिल आउट कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर पैसा के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये लिखें यूपीएससी के पॉइंट, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। सोर्सेज आपको क्या ही फॉलो करने इसमें, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द फॉलोइंग over which of the following the Lok Sabha and the Rajya Sabha held the joint sitting to resolve the differences। बोला joint sitting का प्रोविजन, बोला किस उसमें joint sitting बेसिकली हुई थी। अब आपको ये बताना है कि joint sitting किस आर्टिकल में आता है। आप इसको मेरे को कमेंट में बताएंगे, क्योंकि joint sitting का जो आर्टिकल है बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल आप मेरे को एक बारी पॉइंट में, आप मेरे को एक बारी वीडियो में, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जॉइंट सिटिंग बोले किस केस में जॉइंट सिटिंग हुई थी। अगर आपको देखिए पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, तुक्का मार के मत आइए। अदरवाइज अगर आपको इनमें से एक भी एलिमिनेट हो रहा है तो तब भी आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, बिल्कुल। बोला इनमें से लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सेटिंग किस तुम्हारे जजमेंट में हुई थी, ठीक है, या किस बिल को लेकर हुई थी, नॉट जजमेंट, दैट इज बिल। अब देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1959 को लेकर क्या ऐसा कुछ हमारा जॉइंट सेटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनानिमसली ये हमारा क्या हो गया था, पास हो गया था, राइट। तो ये तो हमारा ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, ओके। जस्ट वेट, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन पूछा, हाँ ये वाला जॉइंट सेटिंग से हुआ था, पहली बात, ठीक है। तो वन जिसमें नहीं है उसको काट दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें, हमको खाली क्या करना है, फोर्थ वाला पढ़ना है, राइट। हमारा मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, है ना। एलिमिनेशन से हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहा है फोर्थ वाला, द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ऐसा कुछ हुआ था जॉइंट सेटिंग उसमें, बिल्कुल नहीं हुई थी, ठीक है ना। लोकसभा ने डायरेक्टली उसको पास कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि फोर्थ वाला हमारा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना भी पता था ना उसमें कि डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1959 में जॉइंट सेटिंग नहीं हुई थी, है ना, सॉरी उसमें जॉइंट सेटिंग हमारी हुई थी, तो आपको अगर इतना भी पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन इसको रिपील करने के लिए जो बिल लाया गया था उसको जॉइंट सेटिंग से हमारे पास करा गया था, राइट। तो उससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये तो बताना ही है कि जॉइंट सेटिंग कौन सा आर्टिकल के तहत होती है। दूसरी बात, जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, इतना आपको पढ़ना है। और जॉइंट सेटिंग को कॉल कौन करता है, ठीक है ना।
कौन बेसिकली जॉइंट सिटिंग बुलाता है? ये 3 चीज़ें आप एक बारी बताएंगे मेरे को, कमेंट में ही बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका भी रिविज़न हो जाएगा एंड मुझे भी एक बारी पता चले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज, अच्छा नॉट लग गया है, नॉट को मार्क कर लीजिए, नॉट हैज़ नॉट एग्जामाइंड द इशू ऑफ द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये जो कमीशन है ना, ये लास्ट ईयर में भी आए हुए हैं, लास्ट ईयर में मेजॉरिटी ऑफ कमीशन हमने डिस्कस कर लिए थे। बोला गवर्नर ऑफ स्टेट के रिमूवल से कौन सा कमीशन रिलेटेड नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है ना, कौन सा कमीशन रिलेटेड नहीं है। देखिए सरकारिया कमीशन और पूंची कमीशन हमने लास्ट में पढ़ा था कि हाँ स्टेट इंटर स्टेट, ठीक है ना, सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड है बेसिकली क्वेश्चन है, सॉरी उससे रिलेटेड कमीशन है, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकते, ख़त्म। अब बचे हमारे दो, ठक्कर कमीशन और वेंकटाचलैया कमीशन, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। वेंकटाचलैया कमीशन आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसमें एलिमिनेट करके मतलब देखते तुक्का मारना पड़ेगा आपको इसमें, अदरवाइज इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप मत देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी ही, राइट। वेंकटाचलैया कमीशन जो है दैट इज रिलेटेड टू NCRWC, ठीक है, NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC से रिलेटेड था वेंकटाचलैया कमीशन, पहली बात। तो ये क्वेश्चन ये हमारा हो नहीं सकता, ये कमीशन हमारा है नहीं, है जो है वो है ठक्कर कमीशन, ठीक है ना, दैट इज़, अच्छा ये तीनों उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, यहाँ पे नोट लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे, ठीक है, तो ऊपर उसने नोट लिखा हुआ था, मैं क्वेश्चन को उल्टा ही बोल रहा हूँ बार बार, तो ध्यान रखिएगा, ठक्कर कमीशन वॉज रिलेटेड टू that was not related to, again not related to the examination of governor of the state, कोई भी इशू ऑफ रिमूवल उसका है तो ठक्कर कमीशन उससे रिलेटेड नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि देखिए NCRWC नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गवर्नर का जिक्र आएगा, बिल्कुल आएगा। पुंची कमीशन ने गवर्नर के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। देन उसका सरकारी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, क्या उसके बारे में रिकमेंडेशन देगा, ऐसे कुछ बात करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बचा कौन सा हमारा, ठक्कर कमीशन बचा है, राइट। तो इस बारे में भी आपको एक बार देखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ना अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको ये पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा मत आप इसको जो है मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना नेगेटिव मार्किंग क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकते हैं। अब देखिए 8th शेड्यूल के बारे में बोल रहा है, 8th शेड्यूल के अंदर हमारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है ना, 8th शेड्यूल के अंदर क्या लिखी हुई है, हमारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, ठीक। कौन से हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर हमारी हैं। बोल रहा है 8th शेड्यूल के अंदर कौन से लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं उनमें से कौन सा 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो ध्यान रखिए। भोजपुरी हमारे 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है, तो भोजपुरी इसमें भी है, ठीक है, सॉरी ये बोल रहे इंक्लूडेड है, करेक्ट बोल रहे ना, हाँ। तो भोजपुरी हमारी नहीं है तो काट दो, भोजपुरी नहीं है तो काट दो, ख़त्म, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बचा कौन सा, उसके बाद हमारा बचा देखिए सेकंड वाले में, देखिए सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, कोंकणी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, संताली, ये भी है, नेपाली, कोंकणी, तुल्लु लैंग्वेज नहीं है, तो इस तरह के लिए एलिमिनेट करके आप इसको काट सकते थे। क्वेश्चन जो है हमारा 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सी नहीं है तो अल्टीमेटली ये तो पता ही है कि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि आपको ना ये पढ़ लेना है कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज जुड़ी जा रही है, लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेंगे। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर आप देखते हैं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, दैट वाज ऑफ 2003, अगर आप देखते हैं तो इससे हमारे मल्टीपल लैंग्वेजेस बेसिकली, अच्छा ये वाली लैंग्वेजेस इससे जोड़ी गई हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल रहा हूँ अगेन, ये वाली लैंग्वेजेस थोड़ा इससे जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। संस्कृत को जोड़ा गया, संस्कृत अगर आपको लगता है नहीं है तो ध्यान रखिएगा आप गलत है, ये लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है, 2005 में इसको जोड़ा गया था। लेटेस्ट जो लैंग्वेज है दैट इज़ ओडिया, ठीक है ना, दैट इज़ ओडिया लैंग्वेज, ओडिशा की, ठीक, इसको 2014 में जोड़ा गया है एंड दिस इज़ द लेटेस्ट लैंग्वेज, और इसके बाद अभी कोई लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। तो 22 लैंग्वेजेस बेसिकली हमारे उसमें हैं, तो 22nd जो लैंग्वेज थी दैट वाज ओडिया, राइट, 2014 में इसको जोड़ा गया था, लेटेस्ट है, राइट। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से संताली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली को जोड़ा गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट।
ये इजी क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो भोजपुरी अगर इसमें नहीं है, टुल्लू नहीं था, राइट। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे एंड क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाता। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इंडिया टू ग्रांट द पार्डन इज नॉट करेक्ट। पार्डन का मतलब था माफ़ी। अब पार्डनिंग पावर जो होती है ना, रेस्पाइट पार्डन हो गया, रेस्पाइट हो गया, रेमाइट हो गया, तुम्हारा रेमिशन हो गया, है ना। तो ये सारी पार्डनिंग पावर्स आपको पढ़नी है, लाइन वाइज आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। बोला पार्डनिंग पावर के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट मार्शल, ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। उसके पार्डनिंग पावर ये है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो पहला वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा उस बेसिस पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है, पार्डनिंग पावर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला वाला हमारा इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट द पार्डन इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस टू डेथ, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस टू डेथ के केस में दे सकता है, कोई इसमें ऐसा कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट पार्डनिंग पावर से रिलेटेड ठीक है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो जाएगी। कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द पिटिशन, बिल्कुल ठीक है, जुडिशियल रिव्यूज में नहीं लग सकता, बहुत कम केसेस में लगभग ना के बराबर लगता है। तो ये पार्डनिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग अगेन गलत हो जाएगा। तो लास्ट क्या बचा हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। द पावर टू ग्रांट द पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट ओन जुडिशियल मैंडेट, बिल्कुल गलत, ठीक है ना, कर सकता है, ठीक है ना, खुद के जुडिशियल मैंडेट के अगेंस्ट बेसिकली वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए आपको अगर पार्डनिंग पावर के बारे में पता है ना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिकली हमारा डिग्नेटरी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट के एक डेडिकेटेड चैप्टर, हमारे हर सोर्स में प्रेसिडेंट के रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर होता है, इसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे। तो एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, अदरवाइज अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है हिंट लगा I'm सॉरी, इन क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है आपको हिंट लगाने की, ठीक है ना, एलिमिनेट करने की। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट पहले ही आप इसको मार्क कर लेंगे नॉट को, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन बोल्ड लाइन में से कौन सा। अच्छा ये क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, ये आधा ही रह गया है ना, ये क्वेश्चन आधा रह गया, यहाँ से स्लाइड थोड़ा कट हो गई है, तो इसको मैं डेफिनेटली कवर कर लूँगा हमारे मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा थोड़ा मॉडर्न इंडिया से लगभग मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसको प्री इंडिपेंडेंस एरा वाले में रखा था, तो मैंने इसको पॉलिटी में रख दिया था। तो ये स्लाइड अब यहाँ से कट हो गई है, तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 106 2018 मॉडर्न हिस्ट्री में इसको एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये गलती से मुझसे यहाँ से स्लाइड कट हो गई है ना, तो इसको वहाँ एक बार देखते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के बारे में। देखिए एनजीटी जो है ना, ये एक तरीके से इकोनॉमी का क्वेश्चन बन जाता है, मतलब ये जो 5 ईयर प्लान दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया था 5 ईयर प्लान कौन डिक्लेयर करता था, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ गया उस साल इकोनॉमी के अंदर भी, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। अगर आपको प्लानिंग कमीशन पता था, 5 ईयर प्लान तो आपको पढ़ के ही जाने, राइट। तो बोल रहे एनजीटी किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस की गई थी, किस 5 ईयर प्लान के तहत एनजीटी को इंट्रोड्यूस करा गया। एनजीटी का अगर देखिए आपको डेट पता है ना, सॉरी अगर आपको ईयर पता है ना, आप इसको आराम से जो है निकाल लेंगे, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान भी आपको हालांकि पता होना चाहिए, ऐसा नहीं खाली एनजीटी पता है हम निकाल लेंगे उसको, 5 ईयर प्लान पता है तो एनजीटी निकाल लेंगे, आपको थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनजीटी किससे रिलेटेड केसेस देखती है, ये हमारा जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है, उनका डिस्पोजल करती है, ट्राइब्यूनल है अल्टीमेटली, इसीलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। देखिए बोला एनजीटी किस 5 ईयर प्लान के तहत इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, 9th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं, नीचे से करना शुरू करते हैं, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके करना शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको डेट बता देता हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो जाए। पहली बात, एनजीटी 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब आप अगर 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे आप आराम से इसको निकाल लेंगे। 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चल रहा है, 1997 से लेकर 2002 तक चल रहा है। तो क्या इसमें इस्टेब्लिश होगा, नहीं होगा, इतना भी पता था तो एलिमिनेट हो जाता। 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है, उसके बाद 5 साल का फिर लगा लो, 2002 से लेकर 5 साल का वो है 2007 में, क्या इसमें इस्टेब्लिश होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
11th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ये कब से कब तक आया, 2007 से लेकर 2012। इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, 2010 तो बीच में ही आ रहा है ना, ठीक है। तो एनजीटी हो जाएगा इसमें इंट्रोड्यूस। और अल्टीमेटली हमारा लास्ट जो 5 ईयर प्लान था दैट वाज 12th 5 ईयर प्लान, 2012 से लेकर 2017 तक। और मैंने फिर बोला प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने 2015 में। उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान नहीं चलते हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। एनजीटी कौन से उसमें इंट्रोड्यूस करा गया था, 11th 5 ईयर प्लान में एनजीटी को इंट्रोड्यूस करा गया था। 2010 में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई थी, है ना। इसको बड़े बेसिक ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको 5 ईयर प्लान का ईयर आपको इतना पता है कि कब से कब तक है, एनजीटी का आपको खाली ईयर पता था, तो उससे ये आराम से सॉल्व हमारा हो जाता। अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ आपको घुसने की ज़रूरत नहीं थी। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। पंचायत से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है पंचायत से करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता ही है, अमेंडमेंट में बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ, तो डायरेक्टली हम ऑप्शन पे चलते हैं। द मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, ठीक। बोला कि मेंबर ऑफ पंचायत जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा से। क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, वहाँ के लोग ही तो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन ऑफ द पंचायत इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ठीक है। स्टेट सेंट्रल इलेक्शन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसको इलेक्शन कमीशन ही बोल लो। क्या वो पंचायत के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन वो क्यों कंडक्ट करवाएंगे जी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे क्या है, एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करा गया था। आई थिंक ये आर्टिकल 343 के में आता है, आर्टिकल 243 के। इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 243 के अंदर बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट है दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंट्रोड्यूस करा गया था। एक बार आप इसको, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, टू हैव द बेटर क्लियरिटी। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी ठीक था, मतलब स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग ये गलत है, नॉट करेक्ट बोला हुआ ना उसने, हाँ वैसे ये ठीक है, स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग गलत है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू लेवाई द टैक्सेस। ओहो, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया इसने, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन पंचायती राज के ऊपर ज़्यादा होगा या स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन पंचायती राज के ऊपर ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स को लेवाई करना, लेवाई ऑफ टैक्सेस का मतलब है टैक्स लगाना। इसके जो अधिकार जो देता है वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान रखिए। अब लास्ट में पढ़े लेते हैं, एवरी पंचायत कंटिन्यूस फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्वेनिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, बिल्कुल ठीक है। जब उसकी पहली मीटिंग पहली मीटिंग होगी, मतलब इलेक्शन के बाद जब पहली मीटिंग होगी उसके बाद वो 5 साल तक कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल ठीक था, है ना। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ घुसने की हमको ज़रूरत नहीं थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ फाउंड अ प्लेस इन बोथ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ये अगर आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे, तो आपके आराम से इस क्वेश्चन को हो जाएगा। अदरवाइज एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है। देखिए, पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है हमारे हमारे आर्टिकल 51A में, और फंडामेंटल डीपीएस पे आते हैं हमारे किस में, आर्टिकल 51 में, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना, पहली बात। अब बोला इनमें से कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं या कौन से प्रोविजंस हैं जो दोनों के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना, दोनों के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब देखिए पहला वाला क्या बोल रहा है, सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या ये दोनों में आता है, नहीं आता। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों में नहीं आता। तो ये किसके अंदर आता है बताइए, ये किसके अंदर आता है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा, डीपीएस पे नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव कम्स अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर प्रमोट करना है हमको, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 43B, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। अच्छा, उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बेसिकली कंपोजिट कल्चर की बात करता है। ऐसा आपको ना थोड़ा ध्यान रख लेना है कि एक बार ओवरव्यू देख लेना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी का ओवरव्यू एक बार कर लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो मेनली, क्योंकि वहाँ से रैंडम क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट पूछता है, बहुत जनरल क्वेश्चन वहाँ से वो पूछता है ना। तो ये नहीं है, ये स्पेसिफिकली हमारे डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में, स्पेसिफिकली फंडामेंटल ड्यूटी में बचा कौन सा, ये दोनों के अंदर ही आता है, ठीक है ना। डीपीएसपी में भी है और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट। अब देखिए डीपीएसपी से 2 क्वेश्चन उस साल थे, राइट,
बोला नॉट द पार्ट ऑफ डीपीएसपी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बार बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, पेपर 2 के लिए भी पढ़ के जाएंगे, है ना। आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी का आर्टिकल 44 के अंदर है, तो डीपीएसपी का पार्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल है भाई। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गलत। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 डीपीएसपी, ये पार्ट है डीपीएसपी का, बिल्कुल है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, फिर ठीक है ना। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल ठीक है। ये भी हमारा डीपीएसपी है ना, ये भी हमारा क्या है? डीपीएसपी है। तो नॉट पूछा हुआ है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रमोशन बचा कौन सा? ये वाला, मतलब ये डीपीएसपी हमारा नहीं है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी, स्पिरिट, इंक्वायरी, तो ये क्या है? डीपीएसपी नहीं है तो क्या है? ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, तो ध्यान रखिए आपको डीपीएसपी पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए, है ना। डीपीएसपी अगेन ये मैं बोलूँगा नॉट द इजी, ये बेसिकली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिए आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ का है 2018 के पेपर का है, दैट इज़ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, बोला किस रिस्पेक्ट में जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल सिस्टम हमको पता है कि हमारे इंडिया में एक अग्रीमेंट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक अग्रीमेंट के फॉर्म में है ना। सॉरी, नॉट द सिटीजनशिप, मैंने बोल दिया सिटीजनशिप के बारे में, सॉरी। तो राइट, फेडरल सिस्टम में है, हाँ एक अग्रीमेंट है ना वहाँ पे। फेडरल सिस्टम सेंटर और स्टेट के बीच में अग्रीमेंट एस्टेब्लिश करता है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा अग्रीमेंट है नहीं, है ना। हमारे देश में क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, लेकिन वहाँ पर क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, राइट। तो वहाँ पर ऐसा है यूएसए के अंदर, बट हमारे अंदर ऐसा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। बोलो कौन सी सिमिलैरिटी है, कौन सी चीज़ों को छोड़कर सिमिलैरिटी है? पहली बात, डुअल सिटीजनशिप क्या हमारे कंट्री के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूएसए में होती है। वहाँ पे स्टेट और सेंटर की डिफरेंट सिटीजनशिप्स होती हैं। डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट, वहाँ पे फेडरल कोर्ट और तुम्हारे प्रोविंशियल कोर्ट दोनों होते हैं, है ना, बिल्कुल है, ओके। तो ये भी हमारे देश के अंदर नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट की। क्या डुअल गवर्नमेंट है? बिल्कुल है जी। हमारे के देश में सेंट्रल स्टेट होता है, वहाँ पे भी सेंट्रल स्टेट होते हैं, ठीक है, प्रोविंस और तुम्हारा फेडरल, ऐसा कुछ चल रहा है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस, अब देखिए ये ना क्वेश्चन कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे कि इसको लगा देंगे, मैं बताता हूँ कैसे। स्टेट रिप्रेजेंटेशन द अपर हाउस, हमारे यहाँ पे क्या है? राज्यसभा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे राज्यसभा में जब स्टेट का रिप्रेजेंट होता है तो यूनिफॉर्मली नहीं होता, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? वहाँ के अपर हाउस में अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पे हर एक स्टेट से, 50 स्टेट है, हर एक स्टेट से 2 मेंबर आने ही चाहिए, 2 मेंबर आते ही हैं वहाँ के अपर हाउस में। तो टोटल 100 मेंबर का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहाँ पर ये ना यूनिफॉर्म है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे किस तरीके से आता है? हमारे यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। पॉपुलेशन जितनी होगी उसके कॉन्ट्रास्ट में जितने लोग बेसिकली इलेक्ट होंगे तो वो बेसिकली हमारे उसमें आ जाएंगे। जैसे यूपी का जो लोग आते हैं वो आते हैं लगभग 31 से 32, ठीक है ना, अपर हाउस में। लेकिन अगर तुम बात करते हो मणिपुर की, मणिपुर जैसे स्टेट की अगर तुम बात करते हो, ठीक है ना, अगर तुम मणिपुर जैसे स्टेट की बात करते हो तो वहाँ से खाली एक ही मेंबर आ रहा है अपर हाउस में, ठीक है। तो ये क्या सिमिलरिटी दिख रही है हमको? बिल्कुल नहीं दिख रही, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डुअल गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट था दैट वाज करेक्ट। एक बार फिर उसको एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। और आपको ये थोड़ा बहुत पढ़नी चाहिए, जैसे कि यूएस और इंडिया यूएस, उनके उसमें सिमिलरिटी डिसमिलरिटीज़, ब्रिटेन, ठीक है ना, यूके और दैट इंडिया, ऐसा कुछ पूछ लेता है इन दोनों के बारे में, तो बिल्कुल पूछता है ना, बार बार पूछता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज द कंप्लीट सेशन, है ना। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी क्वेश्चन में कोई हम फंस रहे हैं, वापस से एक बार समझाना है, तो डू लेट मी नो इन दैट पर्टिकुलर डू लेट मी नो दैट क्वेश्चन इन दैट कमेंट बॉक्स। एंड अगेन वापस से नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली आएगी। एंड अभी 2-3 दिन हो गया था हमारे प्रीवियस वीडियो को, लेकिन अब जो वीडियो आएगी वो मैं कंसिस्टेंसी रखूँगा, उसमें कंटिन्यूसली उसको बनाने की कोशिश करूँगा, राइट।